Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry lecturer, and we are doing worksheets. So students, आज हम करेंगे solid state की worksheet 4. ठीक है, this is equally important for CBSE student as well as RBSE students. ठीक है, तो चलो हम start करते हैं. From question, an element has a body centered cubic structure. मतलब BCC structure है with cell edge of 288 picometer. तो बच्चों BCC structure है तो पहले हम लिख देते हैं ZBCC given data. So ZBCC कितना है तो हम कहेंगे ZBCC होता है 2. Now cell edge लेंथ कितनी है तो ये है 288 picometer. Okay. Now density of the element is तो डेंसिटी है बच्चों 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट. तो बच्चों जो अमाउंट दे रखा है दैट इज 208 ग्राम्स. ठीक है, और फाइंड क्या करना है तो हम कहेंगे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करते हैं. अब ये ध्यान रखो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसे पिकोमीटर में नहीं रखते, इसे रख लेते 288 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर. थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. नाउ सबसे पहले क्या करेंगे तो सबसे पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA. फॉर्मूला याद है हमें, ज़माना. ठीक है, नाउ डेंसिटी कितना है बच्चों तो डेंसिटी है 7.2 इक्वल्स टू ZBCC कितना है 2. अब बच्चों कौन सा एलिमेंट है ये तो हमें पता ही नहीं भाई, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ऐसा तो कुछ आइडिया ही नहीं है. तो मोलर मास नहीं पता तो कैपिटल है. नाउ A क्यूब तो बच्चों 288 इंटू 10 टू द पावर -10 का क्यूब. तो देखो 288 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर -10 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -30. ठीक है, नाउ एवोगैड्रो नंबर तो एवोगैड्रो नंबर है बच्चों 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके, अब क्या करें तो देखो 10 टू द पावर 23 और 10 टू द पावर -30 कैंसिल करो तो यहाँ रहेगा 10 टू द पावर -7. ठीक है, अब तुम्हें फाइंड करना है M. ओके, अब बच्चों तुम्हें M फाइंड करना है तो M यहाँ लिख देती हूँ मैं. M कितना आएगा तो हम कहेंगे भाई M जो होगा मोलर मास दैट विल बी 7.2 इंटू 288 की पावर 3. ठीक है, और ये 2 और 6.02 को डिवाइड कर दूँ तो 3.01 हो गया. ठीक है, तो 7.2 मल्टीप्लाई विथ 2.288 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 3.01 इंटू 10 टू दी पावर -7. ठीक है, ये आ गया मोलर मास. इसको लिख देते हैं हम ग्राम पर मोल. अब इसको सॉल्व नहीं करना है बच्चों, पूछा नहीं आपसे मोलर मास तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब मोलर मास आ गया तो मोल भी फाइंड कर सकते हैं. मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो मैं कहूँगी गिवन मास तो है मेरे पास 208 ग्राम. ठीक है, तो मोल्स फाइंड कर लो. तो बच्चों मोल इक्वल्स टू तो हम कहेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास. नाउ गिवन मास कितना है तो गिवन मास है 208 ग्राम. ओके, तो 208 डिवाइडेड बाय मोलर मास ये है 7.2 मल्टीप्लाई विथ 288 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -7 इंटू 3.01. ओके, ये हो गया आपका मोल्स. अब आपको क्या करना है तो बच्चों अब आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने. तो आपको पता है एक मोल में कितने एटम होते हैं तो हम कहेंगे इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, तो फिर यहाँ जितने भी मोल हैं इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. भाई एक मोल में Na 10 मोल है तो 10 Na, 20 मोल है तो 20 Na, तो इतने मोल है तो इतने Na हो जाएंगे. ठीक है, तो अब हम फाइंड कर लेंगे नंबर ऑफ एटम्स. सो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लिख देती हूँ चलो पहले में. तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर. ओके,
नाउ नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे मोल कितने हैं, तो भाई मोल तो ये रहे 208 डिवाइडेड बाय 7.2 मल्टीप्लाई विद 288 की पावर 3, 288 की पावर 3, 10 टू दी पावर -7, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद 3.01। मोल्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, एवोगेड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, ओके, सो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो एक बार तो इसको काट लेती हूँ, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब क्या करें, तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला तो है ही, अब आपने किया 208 मल्टीप्लाई विद 2, यानी ये हो गया 410, ठीक है, और 10 टू द पावर -7 जो है इसको अभी इसको सेट करते चलो, 417 तो हो गया, 10 टू द पावर 23 रहने देते हैं, है ना। अब क्या करें, अब देखो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा अगर कंपटीशन में वैसा क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन थोड़ी भारी पड़ती है। तो बच्चों देखो 288 है ना, इसको अगर मैंने लिखा 2.88 मतलब 10 की पावर 2 कम हो गई, 100 से डिवाइड कर दिया, फिर लिख दिया मैंने 2.88 और फिर लिख दिया मैंने 2.88, तो 10 की पावर -7 में से 6 0 तो मैंने खर्च कर दिए और बचा गया 10 टू दी पावर -1, ऊपर जाएगा तो 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4160 मल्टीप्लाई विथ 10 टू दी पावर 23 अपॉन 2.88 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब फिर लगेगा भाई 2.88 का क्यूब, तो बच्चों 3 का क्यूब निकालो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो मुझे पता है 27 से जो मेरा आंसर है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि 3 का रूट 27 है, तो 2.88 मतलब 2.9 तो हो ही गया, तो भाई 27 से आंसर क्या होना चाहिए, कम। 2.9 मतलब अप्रॉक्सीमेटली नियर टू 3, बट एग्जैक्ट 3 तो नहीं है, तो बच्चा 3 का रूट जो है, सॉरी क्यूब जो है वो 10 टू दी 3 का क्यूब जो है दैट इज 27, तो 27 से थोड़ा कम लेना है क्योंकि 2.9 है, ठीक है। अब इसको तुम क्या करना, 26.5 लेके कर लेना, 26.4 लेके कर लेना, है ना, नियर अबाउट आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसका एग्जैक्ट आंसर जो है बता रही हूँ, दैट विल बी 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 7.2 नहीं लिखा क्या हमने, अच्छा यहाँ पे 7.2 भी है ना, 7.2, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 2.4 मल्टीप्लाई विद 10 टू दी पावर 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर फाइनल, चेक कर लेना, नियर अबाउट आ जाएगा, ठीक है। एटम्स क्लियर, सिंपल है, शुरू में ही नहीं घबराना है, और 288 का क्यूब करने बैठ गए बच्चों तो होगा ही नहीं क्वेश्चन, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन संभालना मुश्किल है। तो आपको शुरू से ही देखना है कि मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं है, मैं मोलर मास क्यों निकालने चले उसने पूछा ही नहीं है, तो वो इसके नंबर नहीं काट सकता, है ना। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो बस लास्ट कैलकुलेशन करनी है, अदरवाइज कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in FCC unit cell with cell edge of 3.6 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों एक तो FCC क्रिस्टल है, तो हम गिवन डेटा लिख देते हैं, गिवन डेटा में हमारे पास है क्रिस्टल FCC है यानी ZFCC, तो ZFCC होता है 4। नाउ सेल एज कितना है, तो ये है 3.608 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। नाउ इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव अ डेंसिटी। अब एक और एक्सपेरिमेंट से कॉपर की डेंसिटी कितनी आई बच्चों, सो दिस इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर हो गया। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब ये तो सिंपल ही बच्चों, सीधा फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल दो, तो डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, ठीक है। नाउ डेंसिटी, तो हम कहेंगे डेंसिटी है 8.92, ठीक है। Z का वैल्यू कितना है बच्चों 4, मोलर मास आपको फाइंड करना है, A कितना है 3.6
608 है ना बच्चों, तो आप इसको 3.6 लेके चलो, 3.6 का क्यूब मल्टीप्लाई विद 10 to the power -8 का क्यूब कितना हो गया, 10 to the power -24. देन एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई विद 10 to the power 23. ठीक है, अब क्या करें, तो 23 24 कैंसिल कर दो, 10 to the power कितना हो गया, -1, ऊपर जाएगा तो +1 यानी 40 हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करोगे, तो m निकाल दो, तो m इक्वल्स टू 8.92 मल्टीप्लाई विद 3.6 का क्यूब. ठीक है ना, ये छोटा डेटा है, इसको कर सकते हैं. और क्या करना है, मल्टीप्लाई विद 6.02. ठीक है, और 10 to the power -1 ऊपर गया तो ये 40 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 40. यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास यानी कैपिटल M कैलकुलेट करना. अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, 8.92 मल्टीप्लाई विद 3.6 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 6.02 और डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 40, तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 63.05 ग्राम पर. ठीक है, अब मान लो तुम्हें लगेगा नहीं इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. देखो कॉपर ही तो है, कॉपर का एग्जैक्ट एटॉमिक मास तो हम कहेंगे 63.5, इतना तो होता ही. तो आंसर जो आएगा दैट विल बी नियर अबाउट 63, है ना. तो 63 के आसपास आंसर आना चाहिए. तो आप लिख दो अप्रॉक्सीमेटली 63.1 63.2, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो वैलिड है आपका. नाउ एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम, कॉर्नर, और सेकेंड है बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल. तो बच्चों आपसे पूछा है कि भाई कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है और बॉडी सेंटर पे जो पार्टिकल रखा है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है. ठीक है, तो एक तो आपसे पूछा है भाई कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन बताओ, और सेकंड जो है बॉडी के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है. ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है ना, कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है और सेंटर में जो पार्टिकल है उसका कितना होता है. अब आपको पता ही है बच्चों कि कॉर्नर का जो पार्टिकल होता है, एक कोना कितने में बंटता है. तो हम कहेंगे जैसे हमारा एक रूम ले लेते हैं, है ना, आपका रूम भी एक क्यूब है, तो भाई आपके रूम में एक कोना ले लो, तो वो कोना आपके रूम के अंदर आ रहा है. अब रूम मान लो जैसे बोर्ड है, ये रूम है, इधर आ रहा है, तो बोर्ड के बैक साइड में जो रूम होगा कॉर्नर तो वही चलेगा. अब आपका जो रूम है उसके लेफ्ट साइड जो आपका कॉर्नर है ना, उसके लेफ्ट में ले लो. ठीक है, और कॉर्नर अगर आपने राइट लिया है तो उसके राइट में ले लो, है ना. तो उसके लेफ्ट में भी एक रूम है, कोना तो वहीं से बटेगा, और उस रूम के पास में जो रूम है कॉर्नर तो वही चलेगा. भाई अगर ये कॉर्नर है तो एक रूम तुम्हारी तरफ आया, एक रूम मेरी तरफ आया, एक रूम इधर चला, है ना, लेफ्ट में, और एक रूम क्या हो गया, इधर चलेगा. तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4. ठीक है, तो हम कहेंगे भाई एक कॉर्नर जो है वो लोअर में तो 4 यूनिट सेल का हिस्सा है. तो बच्चों जो हमारे लिए छत का कॉर्नर है वो हमारे जस्ट 4 रूम के ऊपर 4 रूम और बन जाएंगे, है ना, तो उनके लिए फ्लोरिंग में आ जाएगा. तो एक कोना जो है एक्चुअली देखा जाए वो 8 क्यूब में बंटता है. घर में भी जो एक कॉर्नर है ना, उसमें अगर एक बॉल रख दे तो हम देखेंगे 4, उस बॉल से 4 रूम तो नीचे निकल जाएंगे, और उस बॉल से 4 रूम, उन 4 रूम के ऊपर और 4 रूम बन जाएंगे, तो उसके ऊपर 4 और हो जाएंगे. तो तुम्हें बताना है कॉर्नर पार्टिकल जो है, कॉर्नर पार्टिकल जो है वो डिवाइड होता है, कॉर्नर पार्टिकल इज डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड इनटू 8 यूनिट सेल्स. 8 यूनिट सेल में बचता है, डिवाइड होता है. ठीक है, और 4 यूनिट सेल जो है वो ऊपर हो जाएंगे और 4 यूनिट सेल जो है वो नीचे हो जाएंगे. ठीक है, जिस रूम में बैठे हो उसको एक क्यूब मान लो और उसको सेट करो, है ना. एक कोना तुम्हारे रूम में आया, तुम्हारे रूम के बैक साइड में आगे जो रूम है उधर भी आएगा, लेफ्ट में जो रूम है उधर भी आएगा. तो भाई लेफ्ट में रूम बनाया तो आगे भी तो रूम बनाओगे, कॉर्नर तो वही चलेगा. 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 में बटेगा. अब बच्चों
किसी रूम के अंदर ही कोई पर्टिकुलर शोपीस रखा है तो वो तो रूम का हिस्सा है ना, वो किसी दीवार से नहीं चिपक रहा है, वो बिल्कुल बीचों बीच में रखा है, तो हम कहेंगे वो तो उसी रूम का हिस्सा है, अब तो वो कहीं नहीं बटेगा। तो बॉडी सेंटर लाइक दिस, है ना, जैसे मिठाई के बॉक्स के अंदर मिठाई, तो अब वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना क्या है, वो तो बॉक्स के अंदर है ना, वो किसी का भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC पार्टिकल इज फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन वन यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल का हिस्सा है, वो कहीं और नहीं बटेगा। फुल्ली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन वन यूनिट सेल। ठीक है, इसीलिए हम लिखते हैं भाई कॉर्नर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और बॉडी सेंटर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 पूरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What type of defect can arise when a solid is heated? Which physical property affected by it and what way? तो बच्चों अगर मैं एक सॉलिड को गर्म कर दूँ तो क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई सॉलिड को गर्म करोगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, रेंडमली मूव करेंगे, है ना, और आउट ऑफ द क्रिस्टल मूव कर सकते। अगर आपने लगातार उसको हीट किया तो क्या हो जाएगा, उनकी जगह खाली रह जाएगी, अब वो बाहर मूव कर जाएगा तो वैकेंसी हो गई। तो डिफेक्ट कौन सा हुआ, तो हम कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अब जगह खाली हो गई, है ना, आयन जो है, एटम जो है आपका वो बाहर मूव कर गया। तो बच्चों अगर एटम बाहर मूव कर गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, मास कम हो गया, है ना, जगह तो जितनी थी उतनी थी सही, पर्टिकुलर एक जगह पे अपना आदमी नहीं बैठा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे भाई क्यूब का जो वॉल्यूम था वो तो फिक्स्ड है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए तो मास कम हो गया। नाउ डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कम हो गया इसलिए डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड देयर इज वैकेंसी डिफेक्ट। Vacancy defect arises and due to that density of crystal, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो हम कहेंगे डेंसिटी जो है क्रिस्टल की वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ड्यू टू दैट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नाउ हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड द डायमेंशंस ऑफ इट्स यूनिट सेल। एक्सप्लेन करना है आंसर को। तो बच्चों आपको डेंसिटी पता है, ठीक है, सो लेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, तो हम कहेंगे भाई डेंसिटी जो है क्रिस्टल की, या ठीक है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल वो हमें पता है कितनी, D ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी पता है। नाउ क्रिस्टल में क्या होगा, यूनिट सेल बनेगा, ठीक है, और एज लेंथ जो है, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, मैंने मान लिया E। ठीक है, अब बच्चों यूनिट सेल का अगर तुम्हें एज लेंथ पता है तो फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे यूनिट सेल मतलब क्यूब ही तो है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो वो A क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो हम कहेंगे ये हमें कैसे क्लियर होगा भाई, यूनिट सेल आपका FCC है, BCC है, सिंपल क्यूबिक है, क्योंकि अगर सिंपल क्यूबिक है तो नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएगा, है ना, सॉरी 1 हो जाएगा, 8 कॉर्नर पे 8 कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। BCC है तो 2 हो जाएगा, ZBCC 2 होता है, ZFCC है तो 4 हो जाएगा, ZECC है तो फिर से 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कौन सी यूनिट सेल है वो तो क्लियर नहीं, तो ठीक है Z मान लेते हैं, यूनिट सेल के हिसाब से Z की वैल्यू रख देना। ठीक है, अब मोलर मास नहीं पता है अपन को, ठीक है, सो मोलर मास, तो हम कहेंगे भाई मोलर मास वो कितना है, M, कैपिटल M। सो मास ऑफ वन एटम
तो देखो बच्चों, एक एटम का मास बताओ, तो एक एटम का मास क्या होता है, तो हम कहेंगे मोलर मास अपॉन एन। भाई कार्बन का मास 12 है, 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम तो वेट कर लूँगी, तो वो एक एटम का मास छोड़ना है, 12 ग्राम तो मैं वेट कर लूँगी, तो मैं कार्बन के एटम को देख भी सकती हूँ, लेकिन वो एक मोल का मास है, यानी एन एटम्स का मास है ना। तो हम कहेंगे भाई एन एटम का मास कैपिटल एम है, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एन। ठीक है, तो आपके पास एक एटम थोड़ा है, आपके पास तो जेड एटम है। ओके, तो नंबर ऑफ जेड एटम, नंबर नहीं, मास ऑफ जेड एटम्स। ठीक है, तो मास ऑफ जेड एटम्स की बात चली, तो हम कहेंगे वो हो गया जेड इंटू एम अपॉन एन। ठीक है, अब डेंसिटी बताओ, तो भाई डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें जेड एटम्स का मास तो पता ही है ना, और जेड एटम मिलके ही क्या कर रहे हैं, एक यूनिट सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो भाई यूनिट सेल में जितने एटम्स है उनका मास पता है जेड इंटू एम अपॉन एन, और वॉल्यूम भी तो पता है, तो वॉल्यूम कितना है, ए क्यू। तो हम कहेंगे भाई डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन। फॉर्मूला आ गया, तो ये तो हमें पहले भी पता था, लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिखते तो एक्सप्लेन कैसे करते, है ना। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा एक्सप्लेन करना है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि भाई ये तो फॉर्मूला बना दिया, तो देखो ये कह रहा है आपको अननोन मेटल का एटॉमिक मास बताना है, लेकिन आपको डेंसिटी पता है, तो भाई डी आपको पता है। फिर अगर आपको डेंसिटी पता है और यूनिट सेल डायमेंशंस पता है, अब यूनिट सेल डायमेंशन मतलब ए पता है, कौन सी यूनिट सेल एफसीसी है, बीसीसी है, वो पता है, तो बच्चों अगर जेड पता है, ए पता है, डेंसिटी पता है, तो एम निकाल सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म, तो आपको बताना है हेक्सागोनल पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो बच्चों ये दोनों 3D में है। ठीक है, एक तो आपको बताना है HCP, एक बताना है CCP। अब देखो HCP और CCP, HCP इन 3D और CCP भी क्या है, 3D में। अब बच्चों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, मतलब स्फेयर्स की जो पहली लेयर है वो तुम्हें हेक्सागोनल वे में रखनी है। ठीक है, तो स्फेयर्स का फर्स्ट लेयर जो है दैट शुड बी प्लेस्ड इन हेक्सागोनल मैनर, तो ये हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, तो इस लेयर को हमने कह दिया ए। अब बच्चों ये कि ये चीज CCP में भी है ना, आपको यहां पे भी क्या करनी है, फर्स्ट लेयर ऑफ स्फेयर्स इज प्लेस्ड इन हेक्सागोनल मैनर, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल मैनर में रखनी है। ठीक है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए है। नाउ यहां पे जो सेकेंड लेयर है वो आपको फर्स्ट के वॉइड्स में रखनी है, तो ये ट्राइंगल बनेगा यहां पे। ठीक है, तो दिस इज बी। अब यहां पे क्या करना है, तो यहां पे भी वही चीज है, सेकेंड लेयर ऑफ स्फेयर्स दैट इज प्लेस्ड इन द क्या बोलते हैं, वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, तो यहां पे भी ये ट्राइंगल बन जाएगा ऐसे। सो ये लेयर बी थी, तो ये भी बी है। अब बच्चों अगर HCP है तो थर्ड लेयर जो है, भाई पहली लेयर आपने हेक्सागन वे में रख दी, सेकेंड आपने उसके डिप्रेशंस में डाल दी, तीसरी वापस हेक्सागन वे में रखनी है, तो हम कहेंगे जो थर्ड लेयर है दैट इज सिमिलर लाइक फर्स्ट लेयर। तो मतलब समझे अब क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई अब जो थर्ड लेयर बनाई है वो पहले के जस्ट ऊपर वैसी की वैसी है, ऑल्टरनेट लेयर्स का अलाइनमेंट सेम है, तो ये AB है ना, ये A आ गया, वापस B आ जाता। लेकिन CCP में क्या है, तो जो थर्ड लेयर है बच्चों वो सेकेंड का जस्ट ओपोजिट है ना, ये तो यही थी, ये इसका उल्टा है ना, एक ट्राइंगल ऊपर है तो ये ट्राइंगल उल्टा बना दिया। देखो तो हम कहेंगे यहाँ 3 पार्टिकल ऐसे रखे थे, एक ऊपर 2 नीचे, यहाँ 2 ऊपर और 1 नीचे, सो दिस इज C।
तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो हम पहले तो उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे रखा। तो हम कहेंगे दिस इज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो भाई ये तो है ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और ये क्या है CCP, तो हम कहेंगे दिस इज ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अब बच्चों दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, वो इन दोनों को अलग अलग बनाता है। ठीक है, सो पहला हो गया क्वेश्चन आपका। नाउ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब सेकेंड पार्ट, तो बच्चों क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं क्रिस्टल मतलब क्या भाई, ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स हो, हर पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे बैठा है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों क्या करूं कि किसी क्रिस्टलाइन लैटिस में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डॉट से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, और उन सारे के सारे डॉट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूं। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन लैटिस में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या किया जाए, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाए, और सारे के सारे डॉट्स को क्या किया जाए, तो हम कहेंगे ऑल द डॉट्स आर कनेक्टेड थ्रू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है भाई, सारे के सारे डॉट्स को हम क्या करें, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये रहा सेकेंड और थर्ड। क्लियर, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना बच्चों आपको। अब देखो ये सारे डॉट्स है, एक्चुअली पहले सारे डॉट्स है, फिर जब हम कनेक्ट करेंगे ना तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको 3D में मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चों जो पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें मिला है ना 3D के अंदर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है दिस इज स्पेस लैटिस। ठीक है, थोड़ा जल्दी बनाया तो डायग्राम प्रॉपर नहीं है, बट समझने के लिए ठीक है, वैसे भी आपको एग्जाम में ये पूरा नहीं बनाना। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, तो हम कहेंगे ये सारे डॉट्स को अगर मैं मिलाऊं तो पूरा 3D पैकिंग बनता है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, तो हम कहेंगे भाई ये तो है स्पेस लैटिस। ठीक है, तो स्पेस लैटिस मतलब लिखना क्या है, तो आपको लिखना है 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो 3D 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। is called space lattice। ठीक है, अब यूनिट सेल, तो बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जो बेसिक यूनिट आ रहा है ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यूब है और क्यूब को बार बार हमने क्या किया है, रिपीट किया है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक क्यूब नज़र आएगा। ठीक है, जैसे बच्चे पजल्स खेलते हैं ना कि कितने क्यूब्स है, कितने रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, आपको क्या नजर आ रहा है, एक क्यूब नजर आएगा। तो बच्चों बेसिक यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन देन द होल लैटिस इज ऑक्टेट, है ना। तो भाई जैसे ईंट की दीवार चलो 2D है ना, लेकिन ईंट की पूरी दीवार तो हो गई लैटिस 2D में, और एक ईंट क्या हो गई, तो वो यूनिट सेल। वैसे कि वैसे 3D में पार्टिकल्स का ओवरऑल अरेंजमेंट क्या है, स्पेस लैटिस, है ना। और बेसिक यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे बच्चों यूनिट सेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों सीसीपी अरेंजमेंट में दो तरह के वॉइड्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स इन अ सीसीपी लैटिस। कौन कौन से, तो हम कहेंगे भाई एक तो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और दूसरा कौन सा है, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब नाम से ही लग रहा है अभी टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहाँ होता है, तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ 3 बॉलें हैं उसको चिपका दो, तो बच्चों देखो ये बोर्ड है तो 2D है, 3 बॉल ले लो, कंचे ले लो, उनको चिपका दो, तो भाई स्फेयर है वो, है ना, बीच में खाली जगह तो रहेगी, छोटा सा छेद तो रहेगा। ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने एक और बॉल रख दी, तो भले ही रख दो, खाली जगह तो रहेगी ना भाई, 3 बॉलें हैं, ऊपर जो एक छेद है वहां मैंने एक और बॉल रख दी, तो उल्टा करो, छेद अभी भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई वॉइड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पार्टिकल्स, है ना, 4 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना है, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पार्टिकल्स। ठीक है, तो बच्चों ऐसा वॉइड जो 4 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना, यहाँ जो बीच में आपको जगह दिख रही है, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो देखो 3 बॉल्स जो है वो आपने चिपका दी, तो हम कहेंगे ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से 3 बॉल्स रखनी है, लेकिन बच्चों इसके जस्ट ऑपोजिट, अभी हमने पढ़ा था ना सीसीपी अरेंजमेंट, तो उसमें हमने क्या कहा था कि बी लेयर ऐसी थी तो सी उसके उल्टे था, पढ़ा था ना। ए लेयर तो हमने क्या पढ़ा था, हेक्सागोनल थी ए, फिर इसके वॉइड्स में बी और इसके उल्टे में सी। तो बच्चों ये ऐसे रखे हैं पार्टिकल्स, तो इसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब एक ऊपर 2 नीचे है ना, तो आपको 2 ऊपर और 1 नीचे रखना, यानी इस तरह से, तब भी यहाँ खाली जगह छूट जाएगी। अब देखो 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना है, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वॉइड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, void formed by combination of 6 particles। तो बच्चों अगर 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना है तब तो बोलो ऑक्टाहेड्रल, 4 के कॉम्बिनेशन से बना है तब बोलोगे टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब कहाँ होता है, तो बच्चों एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। ठीक है, बॉडी डायगोनल समझते हो ना, छत के एक कोने को पकड़ो और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लोर के दूसरे कोने से मिलाओ, तो समझ गए क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ठीक है, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट 1 बॉडी डायगोनल। अब बच्चों और दिमाग लगाओगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, नहीं होते क्या, छत के 4 कोने हैं, उनको फ्लोर के ऑपोजिट कॉर्नर से मिलाओ तो 4 बार मिलाओगे, है ना, छत का 4 कोना है, उनको फ्लोर के ऑपोजिट कॉर्नर से मिलाओ तो तुम क्या कर लोगे, 2 मेरे पीछे वाले कॉर्नर से छत के और 2 फ्रंट वाले हैं, उल्टा लिया। ठीक है, अब वापस फ्लोर वाले को ऊपर ले जाओगे तो सेम हो गया। तो एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, अब एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, तो ओवरऑल ये 8 बन जाएंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं बच्चों, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट, तो बच्चों ये होते हैं एक तो बॉडी डायगोनल पे, प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल, सॉरी नॉट बॉडी डायगोनल, प्रेजेंट एट एच सेंटर, एच सेंटर एंड बॉडी सेंटर। तो बच्चों एजेस होते हैं 12, है ना, एज के सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल होता है तो कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो 12 इंटू 1/4 प्लस बॉडी के अगर सेंटर में अगर वॉइड बन गया, है ना, खाली जगह बन गई, तो हम कहेंगे वो तो पूरा उसी का ही है, तो 1 इंटू 1। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 4 एक सीसीपी सेल में, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 8, तो n मानते हैं हम, है ना, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड n तो टेट्राहेड्रल 2n, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ if the radius of octahedral void is small r and the radius of the atom in the close packing is capital R, तो derive the relationship between small r and capital R। ठीक है, अब देखो अभी मैंने क्या सिखाया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, बॉडी सेंटर पे। अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करें, तो चलो हम एक सैंडविच को एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सैंडविच में क्या होता है, स्क्वायर में ब्रेड होती, ऊपर की लेयर स्क्वायर, बीच में क्या होता है या नीचे की लेयर भी क्या है, स्क्वायर। तो पहले नीचे की ब्रेड ले लेते हैं स्क्वायर, उसके ऊपर एक राइस बॉल, ठीक है, बॉल लेना, 3D पढ़ रहे ना, तो बॉल,
और ऊपर वापस क्या है, स्क्वायर। अब मैं कह रही हूँ कि भाई इसको एग्जैक्टली काटो दो हाफ पार्ट में, तो ये एक ब्रेड हो गया और बीच में राइस बॉल हो गया, ठीक है। अब इसको काटो एग्जैक्ट बराबर, तो तुम्हें एक ब्रेड और आधा राइस बॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है बच्चों वो यही तो है। मैंने क्या कर दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को एक क्यूब का सेक्शन कट करके इसको दिखाया कि भाई कैसे बनेगा। तो एक ब्रेड दिख गई, मतलब ये 4, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये आपका बीच में यहाँ आधा, ठीक है। इसको ऐसे शो कर देते हैं। अब बच्चों वॉइड में हमेशा स्मॉल आयन रखते हैं, है ना। वॉइड क्या, खाली जगह जो है तो वहाँ छोटा एटम रखते हैं, और मेन जो क्यूब में जगह है वहाँ बड़े एटम रखते हैं, ठीक है। तो आपको कहा है इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो है स्मॉल आर, और एटम की रेडियस कितनी है, तो वो है कैपिटल आर, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ये 4 तो आपके एटम हो गए क्यूब के, है ना। अब इसको काटेंगे तो ये एज लेंथ हो गई, ठीक है। और जो ये वॉइड है शेडेड एरिया वो है बच्चों यहाँ पे वॉइड। कौन सा वॉइड, तो मैं कह रही हूँ ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो बच्चों ये लेंथ एज, ये भी एज लेंथ है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये ए है, ये लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये ट्राइंगल मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मुझे ए सी चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है, ठीक है। और वॉइड की जो क्या बोलते हैं रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो मुझे वापस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है भाई एटम की रेडियस कैपिटल आर है, वॉइड की रेडियस स्मॉल आर है, वो तो नोन है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे ये निकालना है ए सी, तो पाइथागोरस लगा लो। ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, तो तुम कहोगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ ए बी कितना है ए और बी सी कितना है ए, तो बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर, सॉरी ए, हाँ, और ए का स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ए सी आ गया बच्चों √2a, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो ये ए सी है, तो बच्चों ये कैपिटल आर है यहाँ तक, ये कैपिटल आर है यहाँ तक, ये शेडेड एरिया जो है, ठीक है ना, शेडेड एरिया जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है ये तो वॉइड है ना। और वॉइड की रेडियस कितनी थी, तो हम कहेंगे स्मॉल आर, पूरा वॉइड आ रहा है मतलब 2r। नाउ ए सी इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे ए सी में तो आ गए 2r कैपिटल और 2r स्मॉल, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम कहेंगे भाई √2a की वैल्यू इनके बराबर है, ठीक है। तो √2a इक्वल्स टू 2r स्मॉल और 2r कैपिटल। नाउ a कितना है, तो भाई a तो एज लेंथ है, और एज कौन बना रहा था, एज तो पूरा एटम बना रहा था जिसको तुमने कैपिटल आर माना, है ना। तो एज लेंथ कितना है a, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर, तो हम कहेंगे भाई a तो कितना होता है 2r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3, और अब इसे कर दो 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, तो यहाँ में कितना रख दो 2r, तो √2 मल्टीप्लाई विद 2r और 2r प्लस 2r, ठीक है। तो 2 तो सब में ही है, तो मैंने क्या किया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास बचा √2r इक्वल्स टू, 2 तो हट गया सारा, तो इक्वल्स टू r प्लस r, ठीक है। अब ये r इधर ले जाओ, तो √2 को तो मुझे पता है 1.414 लिख सकते हैं, तो 1.414 माइनस r इक्वल्स टू स्मॉल r। तो बच्चों अब जो आंसर आया यहाँ लिख दूँ, है ना। तो अब मुझे लग रहा है 1.414 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.414 कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू 0.414। सो ये जो रिलेशन है ये एक्चुअली है रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। भाई आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो रख दिया कैटायन,
और क्यूब में जो सेट है एटम वो है एनायन, तो केटायन अपॉन एनायन का रेडियस दैट इज 0.414 व्हेन केटायन इज प्लेस्ड इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। नाउ फेरिक ऑक्साइड इज क्रिस्टलाइज्ड इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो देखो HCP के अंदर ऑक्साइड आयन है ना। नाउ इन विच ऑफ आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 2 आर ऑक्यूपाइड बाय Fe+3। तो भाई CCP के अंदर कौन है? तो ऑक्साइड आयन है। तो क्वेश्चन करने का तरीका हमने बहुत बार सीख रखा है भाई, जो भी आयन CCP बनाता है ना, उसको हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस, तो उसे मैं मान लेती हूँ ऑक्साइड आयन मान लो 100। अब बच्चों जो भी CCP बनाता है ना, ऑक्साइड आयंस इन CCP, ठीक है, तो CCP में जितने भी एटम्स होते हैं उतने के उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो मैं कहूँगी ये भी 100 ही है। ठीक है, अब Fe+3 कहाँ है और कितना है? तो देखो हर 3 में से 2 Fe+3 ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हर 3 आउट ऑफ 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 आर ऑक्यूपाइड विद Fe+3। मतलब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 है तो Fe+3 2 में तो आ गया, मतलब 2/3 जगह को घेर रहा है। ठीक, तो नंबर ऑफ Fe+3, तो मैं कहूँगी भाई अगर 3 है तो 2 रुक जाते हैं, और 100 है तो 100 का 2/3 निकाल दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तो अब आपको फॉर्मूला बताना है, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो भाई फेरिक कितना है और ऑक्साइड कितना है, चाहे Fe+3 लिख दो, O-2 लिख दो। तो फेरिक अगर 200/3 है तो ऑक्साइड कितना है 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो, है ना। अभी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा। तो जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी, हेंस फॉर्मूला इज Fe2O3। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे लिख देती ना Fe+3 O-2, तुम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना देते, है ना, तो वो थोड़ा इस क्वेश्चन को मैच नहीं करता। तो 2:3 यानी 2:3 यानी Fe2O3। ठीक है, अब चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थियरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो बच्चों पहला है शॉर्ट की डिफेक्ट। अब शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? तो हम कहेंगे भाई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक टाइप है शॉर्ट की और दूसरा फ्रिंकल। अगर क्रिस्टल लैटिस में से कैटायन और एनायन दोनों इक्वल नंबर में मिसिंग है तो हम कहते हैं भाई शॉर्ट की डिफेक्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट यानी इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, या आयोनिक होना चाहिए भी, कैटायन एनायन दोनों की बात करें तो इन अ आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड if both cation and anion are missing in equal number। ठीक है भाई, जितना प्लस गायब है उतना का उतना माइनस भी गायब है, तो मिसिंग इन इक्वल नंबर, देन क्रिस्टल इज सेड टू हैव, तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्रिस्टल जो है इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, अब एग्जाम्पल दो। तो बच्चों ये डिफेक्ट उसमें होता है जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, तो शॉर्ट की डिफेक्ट होगा आपका NaCl, KCl। ठीक है, इस तरह के क्रिस्टल्स में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। नाउ फ्रेंकल डिफेक्ट। तो बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट तो हम कहेंगे भाई जब कैटायन और एनायन में साइज का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो भाई एनायन तो बड़े बड़े हैं तो वॉइड बड़ा बनेगा, है ना। तो उस बड़े वॉइड में क्या होता है, कैटायन अपनी जगह छोड़ के और वो वॉइड में जाके बैठ जाता है क्योंकि वहाँ फिट हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, व्हेन एन आयन, ठीक है, स्मॉलर आयन होता है मोस्टली, तो मैंने लिख दिया कैटायन। ठीक है, लीव्स its place in crystal, ठीक है, and goes into
interstitial site, goes into interstitial site. Then crystal is said to have Frankel defect. ठीक है, तो ये कैटायन अपनी जगह से उठ के और कहाँ चला गया, तो हम कहेंगे भाई वो वहाँ चला गया जहाँ खाली जगह है, जहाँ वैकेंसी है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट, है ना। जहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो वहाँ फ्रेंकल डिफेक्ट होता है। तो आपको एग्जाम्पल लिखना है, आप लिख सकते हैं AgCl, AgBr, ZnS। ठीक है, इस तरह के क्रिस्टल्स में क्या होगा, तो हम कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। नाउ बच्चों इंटरस्टिशियल साइट, अब इंटरस्टिशियल साइट क्या है, तो हम कहेंगे अगर आपने प्रॉपर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट दिखाया ही है तो वेकेंट स्पेस तो हो गई, है ना। तो वेकेंट स्पेस प्रेजेंट इन अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, सॉरी एफ सेंटर क्या होता है, तो देखो एफ सेंटर थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बच्चों एफ सेंटर क्या होता है, तो अगर मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग समझाऊं तो देखो अगर आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब भी क्रिस्टल बनाओ तो एटम्स 12 या 16 बनाने हैं, है ना। जल्दी जल्दी में तुमने यहाँ ही छोड़ दिया तो बच्चों एटम 9 ही है, तो डिफेक्टेड तो तुमने ही बनाया भाई, 9 में 5 और 4 का रेशियो बैठेगा, तो आपने खुद नहीं आयन कम बना दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो NaCl क्रिस्टल, तो बच्चों Na+Cl माइनस Na+, ठीक है, देन Cl माइनस Na+, ये Cl माइनस में बाहर लिख रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर ही है लेकिन एक्सप्लेन करना है इसलिए। ठीक है, अब हमें एक्सप्लेन क्या करना है भाई, एफ सेंटर। तो बच्चों एफ सेंटर जो है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एफ सेंटर कॉजेस ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। ठीक है, माइनस कम पड़ गया इसलिए प्लस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए जो डिफेक्ट, इसलिए एफ सेंटर बनता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कह सकते हैं। अब बच्चों NaCl क्रिस्टल को तुमने सोडियम वेपर में गर्म किया तो सोडियम जो है वो यहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, नाउ Cl माइनस जो है ये अपनी जगह छोड़ के ये सोडियम वेपर के पास चला गया, तो भाई Cl माइनस लीव्स इट्स प्लेस एंड गोज टुवर्ड्स Na+. अब ये Na है, ये Cl माइनस है, तो ये बच्चों Na भी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस वहीं आ जाएगा जहां Cl माइनस का स्पेस था। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इतना एक्सप्लेन नहीं करना, आपको लिखना है दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। नाउ एट द प्लेस ऑफ एनायन देयर इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज कॉल्ड एफ सेंटर। अब एफ जो टर्म है बच्चों वो है फेरबे-ज़ेंटर। ठीक है, फेरबे-ज़ेंटर का मतलब है कलर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये आपको ये बताना है। नाउ क्रिस्टल्स हैविंग दिस डिफेक्ट, या ऐसा क्रिस्टल्स जिनके पास क्या होता है, तो हम कहेंगे एफ सेंटर होता है, एफ नहीं, एफ सेंटर होता है आर कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर ये डिफेक्ट NaCl में है तो NaCl येलो कलर का हो जाता है, ये डिफेक्ट अगर KCl में है तो वो वॉयलेट हो जाता है, और ये का ये डिफेक्ट अगर लिथियम क्लोराइड में है तो वो पिंक हो जाता है। ठीक है, ये सब क्यों है, तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन तो करेगा, ट्रांजिशन करेगा तो क्या होगा, एनर्जी चेंजेस आएंगे, है ना, उस वजह से कलर दिखता है। सो इनका कलर ये होता है ड्यू टू एफ सेंटर। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों वर्कशीट 4। ठीक है, अब वही बात कहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, है ना, और चैनल सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वर्कशीट, वो होगी आपकी सॉल्यूशन से। ठीक है, फिर हम ला रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो भी चैप्टर वाइज लेंगे, है ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है। प्रैक्टिस पहले खुद करो, क्वेश्चन देखो, तुम्हें लगे कि हाँ ये मुझे आता है, मैं प्रॉपर आंसर लिख देता हूँ, तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद सॉल्व करो,
नहीं आता है तो वीडियो का हेल्प लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर सॉलिड स्टेट रहेगा, तब तक तैयारी करो। आई होप सॉलिड स्टेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।